वेलकम टू द शो है कोई जवाब और मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, हर नए आने वाले दिन के साथ सूरत हाल चाहे वो सियासी हो चाहे वो इंतजामी हो यकसर तब्दील हो रही है। कल तक जो मेंबर असेंबली थे साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वो आज नहीं है और शायद ये बड़ा क्वेश्चन मार्क वाला शायद है कि शायद अब उनका बेटा हो मेंबर कौमी असेंबली। चौधरी परवेज इलाही की बात कर लेते हैं। चौधरी परवेज इलाही वही शख्सियत है जो कि नामजद हुए थे बीबी की अपनी ईमेल में उनके कातिल के तौर पर, लेकिन आज इसी हुकूमत में वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। बात कर लेते हैं मियां नवाज शरीफ की, जिनको हमेशा ये समझा जाता था कि वो पंजाब के लीडर है, आज वो सिंध में बैठे हुए हैं। पीटीआई को कोई नहीं जानता था, जब पीटीआई को कोई जानता था उसकी जो शनाख्त थी वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हवाले से थी। लेकिन आज कहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई को शायद तीसरी जमात, मुल्क की सबसे बड़ी तीसरी जमात का दर्जा हासिल हो जाए। लेकिन मेरा सब कुछ बदल रहा है, तमाम हालात बदल रहे हैं। अगर कुछ नहीं बदल रहा तो वो है कराची की सूरत हाल, जैसी कल थी वैसी ही आज है। इस तमाम सिनेरियो के बाद आज हम बात करें एमकेएम के हवाले से, तो एमकेएम के बारे में हमें जरूर जानना है कि एमकेएम कल कहां खड़ी थी और एमकेएम आज कहां खड़ी है, और अगर आज जहां खड़ी है तो वहां क्यों खड़ी है। बात करते हैं, मेंबर है सूबाई असेंबली के, IT मिनिस्टर है सिंध के, और इसके साथ साथ राब्ता कमेटी के रुकन है रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रजा हारून। इतना लंबा इंट्रो, कहां खड़ी आज एमकेएम, यही सवाल। एमकेएम आज अपने क़याम के वक्त से अगर आप लें तो आज एमकेएम प्रोग्रेस करते हुए 2012 में बहुत आगे खड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि जो हमारा इलेक्टोरल सक्सेस का ही अगर आप ले लें तो जितने भी जनरल इलेक्शंस होते आए या लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते आए तो वही हमारे पास क्राइटेरिया होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी की पॉपुलैरिटी को गेज करने का, तो हमारे सामने है। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर आपको ये नजर आएगा और बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि एमकेएम मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात की हैसियत से, एक कौमी सियासी जमात की हैसियत से पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन में हिस्सा लेकर बहुत सारे सरप्राइजेस देगी। अच्छा, आपने कहा कि मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात और कौमी सतह पर एक बड़ी सियासी जमात, एक प्योर सर्वे है व्यूज ऑफ पाकिस्तानी लीडर्स का, बल्कि मैं इसकी फाइल नहीं बना सकी, अगर कैमरा इसको जूम इन करके दिखा सके। ये जो प्योर सर्वे है ये इसमें इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिखाई है वो 68%, मियां साहब की पॉपुलैरिटी 63%, ख्यामी साहब की पॉपुलैरिटी जो इसने दिखाई है वो 52%, और चौधरी परवेज इलाही डेफिनेटली इशरात हुसैन इनकी 51%, और इसी तरह गिलानी साहब की 37%, जरदारी साहब की 11%। इसमें तो एमकेएम के किसी लीडर का नाम ही नहीं है। ये तो सर्वे करने वाले का सवालनामा सामने होना चाहिए और उस सवालनामे को सामने रखते हुए फिर जवाब वाले की को लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं, और सर्वे कराना और सर्वे में लीडिंग क्वेश्चंस के आंसर लेना ये तो बहुत आसान तरीका है, साइंटिफिक तरीका है लोगों को बेवकूफ बनाने का। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये लीडर पॉपुलर नहीं है। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर, साइंटिफिक जो नताइज होते हैं इलेक्शंस के, चाहे आप 87 के इलेक्शन से शुरू होकर के आप 2008 के इलेक्शन तक आ जाएं, एमकेएम की पॉपुलैरिटी का ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर कोशिशों के बावजूद, इस तरह की और रियासती कोशिशों के बावजूद, जबर तशद्दुद के बावजूद कि इसको मिटा ही दो, इसका चैप्टर क्लोज ही कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह ना तो वो चैप्टर क्लोज हुआ है, ना एमकेएम की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आई, ना हमारा ग्राफ नीचे है। नेक्स्ट इलेक्शन में क्यों है ये, क्यों आपके खिलाफ कोशिश? आप देखें ना, दुश्मन तो नादिया होंगी, दुश्मन नहीं हमारे तो होंगे दुश्मन के, इसलिए कि एमकेएम का फिनोमेना और बाकी पार्टी का फिनोमेना फर्क क्या है। एमकेएम तो वो फिनोमेना लेकर पाकिस्तान में आई जो आज कोई एक लीडर करता है इसकी बात, कोई एक लीडर मिडिल क्लास लीडरशिप को आगे लेकर आता है, कोई एक लीडर्स में ऐसा बताए जिसने कि लीडर्स बनाए हो, लीडर्स पैदा किए, लीडर्स को जमा ना किया हो, नोटेबल इलेक्टेबल्स को जमा करके अपनी पार्टी का वेट ना बढ़ाए, बल्कि लिसन टू मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्टिनेंट क्वेश्चन है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बताएं जिसने कि लीडरशिप ग्रूमिंग के साथ, विजन के साथ, फिलॉसफी के साथ मिडिल क्लास से क्रिएट की हो। नो वन, जीरो। अच्छा एक सेकंड, अभी रिसेंट नए प्राइम मिनिस्टर बने ना राजा परवेज, क्या नाम है उनका, राजा परवेज अशरफ, उनका नाम अभी तक जबान पे नहीं चढ़ता। आप 90 आप बड़े पूरे जोश अंदाज में उनका इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हमें इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। आज के अखबार में भी उनका आया बैकग्राउंड कि वो पता नहीं 1970s में, अर्ली 70s में वो एक शू शॉप पे वो काम करते थे, वहां पे फोरमैन थे। ये है ना मैं जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। आप एमकेएम ले लें, अब एमकेएम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी दिखाए दूसरी, फारूक सत्तार साहब, अगर फारूक सत्तार साहब मिडिल क्लास लीडरशिप से पहले
एम के आने से पहले नॉन फिगर थे तो मैं आपकी बात को मान लेती हूँ, मैं आपकी बात को बिल्कुल मान लेती हूँ, मैं मान रही हूँ, माने अगर मैं आपको दलील दे रहा हूँ तो माने। मैंने आपकी दलील मान ली, मैंने आपकी दलील मान ली, ऑल्दो कि मुझे आर्ग्यू इससे पहले भी नहीं था। एमकेएम एक मिडिल क्लास कम्युनिटी को आगे लेकर आई है, मिडिल क्लास को ट्विटर किया है, लीडरशिप को ट्विटर किया। लेकिन आपने बात की पॉपुलैरिटी के हवाले से कि बड़ी आप लोगों ने ग्रो किया है। मुझे कोई एक चीज बताएं, अगर मेरा ये सवाल है कि मैं आने वाले इलेक्शन में एमकेएम को वोट क्यों दूं, क्या मैं वोट इसलिए दूं कि मैं कराची में रहती हूँ, या मैं वोट इसलिए दूं कि मैं उर्दू बोलती हूँ? नहीं, आप एमकेएम को वोट इसलिए दें कि एमकेएम वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी लीडरशिप सिंसियर है पब्लिक के साथ, जिसकी लीडरशिप के पास एक विजन है मुल्क के लिए, जिसकी लीडरशिप ये बात समझती है कि स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकी 64 साल में। जिन पार्टियों को आपने वोट, आप समझदार नहीं, जिन पार्टियों को आप एक के बाद एक आजमा के देख चुके, अब उनको तीसरी बार भी आजमा लिया, अब किसी को आप चौथी बार आजमाने चले जाएंगे, किसी को चौथी बार आजमाने चले जाएंगे, किसी को तीसरी बार आजमाने चले जाएंगे। उन लीडरों में से आप लीडरशिप टूटकर तीसरी पार्टी में चलेगी, उसको आजमाने जाएंगे। इसके बजाय आप एमकेएम को एक मौका दें। एमकेएम को एक मौका दें? कितने मौका दिए एमकेएम को? नहीं, देखें, आप मुल्क की सियासत की बात करूंगी, आप बिल्कुल लिमिट हो गए, कराची का आ गई है दोबारा। नहीं, मेरा क्या कसूर है अगर एमकेएम कराची में एग्जिस्ट करती है? मेरा क्या कसूर है कि एमकेएम आज तक फेडरल की जमात नहीं बन सकी? मेरा क्या कसूर है? पंजाब में अगर आप रीसेंट पास की हिस्ट्री को ही नहीं जानेंगी, हमने लाहौर में भी बड़े प्रोग्राम्स कर लिए, हमने मुल्तान में भी कर लिया, हमने सक्खर में भी कर लिया, हमने भिटशा में भी कर लिया, हमने पाकिस्तान के हर कोने में प्रोग्राम कर लिए। गिलगित बल्तिस्तान से हमारे एमएलए है, कश्मीर से हमारे एमएलए है। पाकिस्तान की सियासत में अब किसी जगह पर भी कोई भी बात होगी एमकेएम के बगैर नहीं हो सकती, और एमकेएम इज अ वेरी वाइबल एंड पॉलिटिकल फोर्स, बड़ी पोटेंट फोर्स है ये। इसको आप इस तरीके से एक्चुअली आप बात कर रहे हैं कि कराची में इसको महदूद करने से है। मैं नहीं महदूद करी ना, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं तो सीट्स की बात कर रही हूँ। रज़ारुल साहब, मैं क्या करूँ अगर आपके केपीके में सीट है? मैं क्या करूँ पंजाब में? एक बात करें, मैं क्या करूँ? आज एक बात तय कर लें, चले एमकेएम को छोड़े, एमकेएम सीट ले, फिर ये तय कर लेंगे इस मुल्क को जागीरदारों वडेरों नहीं रहना है, फिर ये तय कर ले रहना है। अगर एमकेएम जैसी मिडिल क्लास पार्टी ने उनका साथ देना, अगर आप नहीं, पहले आप वोट मुंतखब करा के उनको असेंबली में भेजना बंद कर दें। पहले अपने इलाके से आप किसी मिडिल क्लास को, चाहे वो एमकेएम से बिलोंग ना भी करता हो, आप किसी और पार्टी से मिडिल क्लास लीडरशिप को पाबंद करें, अपने इलाके की सियासी जमात को, मिडिल क्लास के आदमी को नुमाइंदगी का हक दे, टिकट दे। जब ये मिडिल क्लास लोग असेंबली में पहुंचेंगे उस मुल्क की तकदीर बदलेगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एमकेएम कराची हैदराबाद तक महदूद रहे तो ठीक है, फिर मुल्क में तब्दीली की बात ना करें इस प्रोग्राम में बैठकर। फिर ये ना कहें कि हमने इन्हीं फेसेस से तब्दीली लेकर आनी, यही जागीरदार, यही वडेरे, यही नोटेबल, यही इलेक्टेबल, यही बिरादरी सिस्टम, यही पंचायत। सॉरी, अगर आप इस फिलॉसफी को ही रद्द कर देंगे, अगर आप कहेंगे नहीं एमकेएम, तो एमकेएम इज नॉट एन इशू, इशू इज पाकिस्तान, इशू इज व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू प्रोग्रेस, दैट इज मिडिल क्लास। अगर हमारी मजबूरी क्या है, एमकेएम की मजबूरी क्या है कि अगर असेंबलियों में यही जागीरदार वडेरे लेजिटिमाइज होकर इलेक्टेड होकर आते हैं तो फिर हमने इन्हीं से बात करनी है, हमने असेंबली से बाहर बात नहीं करनी। लिहाजा मेरा मैसेज ये है, मेरी पार्टी का मैसेज ये है कि एमकेएम हो सकता है आप सबको बुरी लगती हो, बहुत से लोगों को बुरी लगती होगी, हमारी फिनोमिना बुरा लगता होगा, हमारी पॉलिसी हो सकता है मेरा फेस बुरा लगता हो, लेकिन खुदा के वास्ते इस बात से तो इनकार न करें कि इस मुल्क को मिडिल क्लास के लोगों ने बचाना है। अपने इलाके से मिडिल क्लास लीडरशिप को इलेक्ट करा के असेंबलियों में भेजें, कौमी में भेजें, सूबाई में भेजें, ताकि आपकी तकदीर बदले मेरे भाई। एमकेएम की क्या तकदीर बदले? मसला रज़ारुल साहब ये है कि मैं इस पर बहुत लंबा डिबेट हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस बात मुल्क के लिए डिबेट करें ना, मुल्क के लिए लाइव शो है खैर। नहीं, मैं ये बात आपसे ये कह रही हूँ कि जब हम ये बात करते हैं और आप ये मैसेज देते हैं मिडिल क्लास का, तो फिर आप लोग मिडिल क्लास को स्ट्रेंथन करें ना, आप लोग ग्रास रूट लेवल पे जाके पॉलिटिक्स करें ना, आप लोग उन्हीं के साथ नहीं, आप उन्हीं के साथ जो चौधरी के वोट लेकर आते हैं, आप उन्हीं के साथ और उनको स्ट्रेंथन करते हैं। पिछले 4 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, देखें, यही तो मैं आपको भी समझाया था अपने जवाब में कि जब तक आप अपने इलाके से ऐसे लोगों को मुंतखब करके असेंबली में भेजते रहेंगे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मजबूरी ये है कि आपने एमएनएज एमपीएस के अंदर रह के डील करना है। अगर उन एमएनएज एमपीएस में आप अपने इलाके से मिडिल क्लास को, हमारी फिलॉसफी है ना, हमारा विजन है, अगर कोई ये बोले कि ये मुमकिन नहीं है तो कराची हैदराबाद में तो मुमकिन हो गया,
تو آپ کے علاقے میں کیوں نہیں ممکن؟ کراچی حیدرآباد میں اس لیے ممکن ہو گیا کہ جب NKM آئی, NKM نے مہاجر کے نام پہ ووٹ لیا, NKM مہاجر کی نمائندہ جماعت تھی, اور اس وقت سے جو پاپولیرٹی اس نے مہاجر کے نام پہ گین کی وہ اسی کو آج تک کیچ کر رہی ہے. آج تو لیکن آج تو گزشتہ 5 سالوں سے ہمارے پاس بہت بڑی تعداد پختونوں کی ہے, بہت بڑی تعداد سندھیوں کی ہے. ہمارے ٹکٹ پہ سندھی اور پختون اور پنجابی ہمارے ٹکٹ پہ منتخب ہو گئے, اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. تو یہ تو فنومینا پرسپشن فیکچولی غلط ہے آپ کا کہ مہاجرین کی جماعت رہ گئی. نہیں, میں نے نہیں کہا کہ شروعات وہاں سے ہوئی, بالکل ہوئے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب میں کوئی بھی اپنی کوئی چیز سیل کرنے جاتی ہوں نا تو میں اپنا ایک رول ماڈل لے کے جاتی ہوں. میں بتاتی ہوں کہ جی میری ایکسپرٹیز اس چیز میں ہے, میں نے یہ کام کیا ہے, اس کو دیکھیے اور اب آئیے اور پلیز یا تو میری کریے یا مجھے آپ ووٹ دیجیے. اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے ایگزامپل دی لاہور جلسے کی. آئی واز دیئر, ٹھیک ہے, میں جو لاہور جلسے میں آپ کا جو پچھلے سال اپریل میں ہوا تھا, آئی واز ود یو پیپل. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہم لاہور میں گئے, ہم نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ کراچی آپ اگر ہم میں نے کہا NKM کو آپ لوگ لاہور میں ویلکم کریں گے, میں نے کہا کہ کراچی میں NKM نے کیا کیا ایسا جو ہم لاہور میں ویلکم کریں. آپ کراچی کے حالات دیکھ رہی ہیں, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, کراچی میں بھتہ خوری ہو رہی ہے, کراچی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ لاہور کراچی جیسا ہو جائے. تو یہ رول ماڈل آپ لوگ لے کے جائیں گے تو اگر کراچی اتنا برا ہے, کراچی کے اتنے خراب حالات ہیں, لوگ کراچی کیوں آتے ہیں؟ نہیں, کراچی کا اکنامک ہب, کراچی کی سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہے. کراچی نہیں پاکستان ہے, کراچی میں سب لوگ آباد ہیں. بات سوچنے کی یہ ہے کہ کراچی میں NKM نے کیا کیا. کراچی میں جب NKM کو پاور ملی, کراچی میں جب NKM کو موقع ملا کہ NKM ڈیمونسٹریٹ کرے اپنے ویژن اور مشن کی چیزوں کو, اپنی مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کرائے لوکل گورنمنٹ کے ذریعے, تو میرا نہیں خیال مصطفیٰ کمال صاحب کے علاوہ کسی اور میئر کا نام بھی جانتی ہوں گی پاکستان میں جس نے پرفارم کر کے دیا. سو مچ سو کہ اس کے انٹرنیشنلی ریکگنیشن ہوئی, سو مچ سو کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اپنے کامنٹس میں ان کو تعریف کری. دیکھیں نا, سنیں, سکسیس ماڈل یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں گورننس کا موقع دیں گے, if you give us authority, give us power, give us representation, full representation, we'll perform. That is our success model. We can replicate it throughout the country. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دشمنی کیوں, ہم قابل قبول کیوں نہیں ہیں, ہم ان تمام پارٹیوں کو قابل قبول کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ہم انہی کے اسٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں. اگر NKM کا فنومینا کامیاب ہو جائے, NKM فنومینا پنجاب میں کامیاب ہو جائے, تو کیا وہاں سے کوئی جاگیردار جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکے گا. ان کی جاگیرداریاں چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی. تو اس چیز کو اب پاکستان کے عوام نے بھی طے کرنا ہے کہ NKM ایک اپنی سی کوشش کر رہی ہے پورے ملک کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو فنومینا سکسیسفل ہوا ہے سندھ کے اربن سینٹرز میں, دیٹ کین بی ریپلیکیٹڈ تھرو آؤٹ دا کنٹری. ہاؤیور اگر پاکستان کے لوگوں نے منیس القوم میں سوچ رکھا ہے کہ جی ہم نے انہی کا غلام رہنا ہے, تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ہمارے پاس کوئی جادو ہے, کیا کریں؟ ہم پروپیگیشن کر سکتے ہیں, ہم پریچنگ کر سکتے ہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کیا کریں. میں لیتی ہوں چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کیا کریں, کیونکہ آپ جس کے اتحادی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک موقع دیں. یقیناً یہ موقع آپ کو شاید وہ والا موقع نہ مل سکے جو آپ کو پچھلی دفعہ 2007 کے بعد سے پہلے کا ملا ہوا تھا, لیکن غیر حکومت کے اہم اتحادی ہیں, اسی حکومت کو چلا رہے ہیں, اور اسی حکومت میں رہتے ہوئے ان کے پاس کیا پوائنٹس ہیں, کس چیز کے ان کو مزید موقع چاہیے, کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. انہی کے جو پیپلز, ان کے سمراج پیپلز پارٹی کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کیا کریں. ہم کچھ اسٹیٹسٹکس سے, کچھ فگرز ہیں جو آپ سے پہلے شیئر کرتے چلے, کیونکہ میں بہت زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گی. میں صرف رہوں گی 2011-2012 کے درمیان ایک کمپیریزن آپ تک شو کریں گے. 2011 کی اگر ہم بات کریں, 2012 کی اگر ہم بات کریں, تو یہاں پر جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے اس میں 2011 ٹارگٹ کلنگ میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 1724 ہے, جبکہ 2012 میں, جو کہ اب تک جولائی تک کا فگر ہے, 2012 میں جاں بحق ہونے والوں کی افراد 1020 تک پہنچ چکی ہے. اسی کے ساتھ اگر میں بات کروں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کی, تو 2011 میں اب جو اغوا برائے تاوان کی جو وارداتیں ہوئی اس میں تقریباً 113 وہ کیسز تھے, وہ کیسز جو کہ رجسٹر ہوئے, اور ابھی 2012 چل رہا ہے, جولائی ہے, پورا نہیں گزرا ہے, اس میں اب تک 78 وارداتیں ہو چکی ہیں. پھر آگے جی ایکسٹریشن کی یعنی بھتہ خوری کی 2012 میں جو واقعات 2011 میں ہوئے تھے اس کی ٹوٹل تعداد تھی 297, اور جو 2012 میں ہمارے پیغام میں آیا ہے وہ اب تک 2012 ہی افراد کی جو کمپلینٹس ہیں جو کہ بھتہ خوری کے حوالے سے وہ رجسٹر ہو چکی ہیں. یہاں پر یہ بات ضروری کہنا ہے کہ یہ رجسٹرڈ جو کمپلینٹس ہیں یہ تعداد ان کی ہے. رضا ارون صاحب, جو میں آپ سے بار بار بات کر رہی ہوں, آپ لوگ کیا چیز, کیا رول ماڈل ہے, کیا لے کے جائیں گے. یہ کراچی ہے, مجھے وہ NKM بھی یاد ہے جو 5 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھنے پہ حکومت سے علیحدہ ہو جاتی ہے, اور اب میں اس NKM کو دیکھ رہی ہوں جس کے اپنے جو مین
वोट बैंक है वो जल रहा है और एमकेएम कहती है जी मसलाहत से काम लेना है, मुफाहमत बेहतरीन है, सब चीज नहीं। इस चीज पे कोई मुफाहमत नहीं है, इस चीज पे कोई मसलियत नहीं है। इस पे दो टोक हमारा मौक़िफ़ है कि जब तक कि कराची के अंदर कराची की इंतजामिया और कराची की वजारत दाखिला, मैं गवर्नमेंट का मिनिस्टर होते हुए बात कर रहा हूँ तो बड़ा कॉन्शियस इस बात को करते हुए और बहुत सीरियस इस बात को करते हुए कि जब तक कोई एक्शन नहीं लेगी, जब तक पुलिस में रिफॉर्म्स नहीं होंगी, जब तक इन गुंडों बदमाश हैं वो 2-2 टके के जो चोर उचक्के हैं इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, इनको नहीं गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सियासी लीडर बना के पेश। आपका मीडिया भी कम नहीं है इसमें कि आप जो है सॉरी टू से कि आप ऐसे लोगों को जो है वो प्रमोट करते हैं, अपने मीडिया के ऊपर लाके बिठाते हैं, उनके इंटरव्यूज लेते हैं और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि बड़े साफ सुथरे लोग हैं। सबको मिलकर के जो है वो कराची को, इस एसी को, इस नासूर से पाक करना होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची के अंदर जिस तरीके से जिस आजादी के साथ पर्ची माफिया, पत्ता माफिया, किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस, एक्सटॉर्शन की जो वारदातें हो रही हैं इतनी ओपन हो चुकी हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि एक रियासत के वो इदारे जिसमें कि हमारे इंतजामिया के वो इदारे हैं, कानून नफिज करने वाले, पुलिस हो या रेंजर्स हो, कि उनको जब किसी आम शहरी को गिरफ्तार करना हो, किसी आम शहरी के ऊपर कोई मुकदमा बनाना है, उसको रेड करनी, तो वो तो 2 सेकंड में गिरफ्तार होता है। ये वांटेड लोगों को गिरफ्तार करने में जो कराची में एग्जिस्ट करते हैं, जो मीडिया पे इंटरव्यू देते नजर आते हैं, इन लोगों को अप्रीहेंड करने में या इनके खिलाफ केसेस बनाने में कौन सी ऐसी मसले है? मैं तो ये बात करना यहां पे चाहता हूं कि रियासत का बुनियादी फर्ज है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी व लाइफ एंड प्रॉपर्टी टू एवरी सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एमकेएम का आदमी है, पीपल्स पार्टी का आदमी है या मुस्लिम लीग का आदमी है, जमात सन, ये तो डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए ना। अगर रियासती इदारे देखें, ये बात बहुत जरूरी है। अगर रियासती इदारे मुझे समझ नहीं आता, ये अगर बात मैं करूं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे समझ नहीं आता। एक मिनिस्टर बैठ के यहाँ पर बात कर रहा है कि मुझे समझ नहीं आता। कराची के हालात डिलिबरेटली एक सोची समझी साजिश के तहत खराब किए जा रहे हैं। कराची को खराब देखें ना, यही हालात अगर फर्ज करें दादू के खराब हो, मुल्क को कोई असर नहीं पड़ता। अगर यही हालात जो है वो पिंडी किसी और जगह खराब हो जाए, किसी और से तो मुल्क की जो है वो इकोनॉमी हिट नहीं होती। कराची के हालात एक सोची समझी, कौन कौन है एक्सटर्नल इसके अंदर एलिमेंट है, इसके अंदर ये लोकल आपके ड्रग माफिया के लोग, अमन कमेटी कौन है? क्या हमें हर प्रोग्राम में आकर समझाना पड़ेगा? हम बार बार ये बताएंगे जब आप लोग के पास नहीं ना, मुझे ये ना पता है, ये हमें पता है, लियारी गैंग और क्या है ये हमें पता है, पेश कर रहे हैं ना, नहीं बना रहे ना। अगर रियासत के मेरी एक बात सुने, किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर, किसी महज़ब मुल्क में, किसी अमन पसंद मुल्क के अंदर रियासती इदारों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए कार्रवाई करना। मैं कहता हूं यहां आपकी फोरम से बैठ कर, अगर एमकेएम का भी कोई बंदा है, हमने तो लिख कर दिया है कि अगर हमारा भी कोई आदमी इन्वॉल्व हो जाता है उसको अरेस्ट करें। एएनपी कहती है कि एमकेएम के जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनको रहमान मलिक से छुड़वा लेते हैं, रहमान मलिक उनको छोड़ देते हैं। एएनपी वाले ख्वाब ज्यादा देखने लगे हैं और उनको मुगालते और इल्यूजन्स आने लगे हैं, तो उनको तो छोड़ दें। उनकी गुफ्तगू में क्या जवाब दूं? कोई सामने बैठकर बात करे तो उस समय जवाब भी दूं, उससे सवाल भी करूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि रियासती इदारे अगर नाकाम हो रहे हैं तो वो किस बात की तनख्वाह लेते हैं, किस बात की जिम्मेदारी अदा करते हैं, उनका हल्फ किधर गया? तो लिहाजा रियासती इदारों को जिम्मेदारी महसूस देखिए पाकिस्तान की और खासकर कराची क्या होना चाहिए ये तो बेहतर तौर पे आप हमें बता रहे हैं, जबकि मेरा सवाल ये आपसे बनता है कि क्या होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि ये होना चाहिए की जवाबदेही तलब कर रहे हैं, तो महकमा मेरे पास है। आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आपके खुद अपने अल्फाज हैं। एमकेएम के बगैर हुकूमतें नहीं चलती। अगर एमकेएम के बगैर हुकूमतें नहीं चलती, एमकेएम बाहर है, हुकूमत को जाने दे। चले आप ये गारंटी दे दें एमकेएम बाहर आ जाए, हालात ठीक हो जाएंगे। चले इस पर मैं क्यों गारंटी दे दूं? लेकिन बात नहीं है ना, आपके हाथ ये जो बात करना है आपका नहीं, जिम्मेदारी से कैसे मुबर्रा हो जाएगी? अगर ये बात आपका करना, मैं तो अपोजिशन में मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ और मैं जिम्मेदारी से आवाज उठा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बात है कि एमकेएम गवर्नमेंट का हिस्सा है इसलिए सब कुछ हो रहा है, एमकेएम अलग कट जाए, आ जाए। नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं कि गारंटी आती है, मैंने ये नहीं कहा। अगर मैं किसी जुलाई में तो बेहतर होगा कि मैं क्विट कर दूं। चले शॉर्ट मेमोरी होती है सबकी, शॉर्ट मेमोरी को रिवाइंड करवाते हैं और रिवाइंड करके रिवाइव करवाते हैं। जुलाई में अलग हो गए थे ना, कर दिया था ना रिजाइन। 100 लोगों को मारा गया ना, नहीं इसमें देखे 100 लोगों को मारा गया ना, बिल्कुल मारा गया। और अब क्या हो रहा है? कौन जिम्मेदार? अब क्या हो रहा है? फिर क्या हो गया? रुक गया हूँ। नहीं, मैंने तो ये बात जो एक हुकूमत के फेलियर्स है ना, आप उन फेलियर्स को इंडोर्स कर रहे हैं। नहीं, ये हमने कैसे कह दिया? हमने असेंबली के अंदर मुजाहरा किया, हमने फोरम पे सवाल उठाई, हमने सीएम साहब से कहा, प्रेसिडेंट साहब से कहा, वजीर दाखिला साहब से हमेशा कहते रहे कि भाई कराची की सूरत हाल इस तरह नहीं सुधरेगी, इस तरह सुधारना चाह रहे हैं। कराची में अगर
ہم مجبور اس لیے کہ جب کرنلز کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہو, جب کرنل کو سیاسی جماعتیں سپورٹ کریں گی, جب کرنلز کو حکومت وقت کے کچھ اہلکار سپورٹ کریں گے, جب حکومت وقت کا وزیر داخلہ کھڑا ہو کر بولے گا یہ میرے بچے ہیں, ان کو میں نے 3 لاکھ ہتھیار دیے ہیں, ان کی وجہ میں نے ہزاروں لوگوں کو پولیس میں بھرتی کر دیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کراچی میں آپ مجبور ہیں نا؟ ہم کس بات کا مجبور ہیں؟ کیا کریں؟ حالات آپ کے بچے باہر ہے نا, آپ کے کنٹرول ہے. نہیں, آؤٹ آف کنٹرول کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کی بس میں نہیں ہے نا حالات کی کمی کراچی. نہیں دیکھیں بیبی, ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایم کیو ایم کوئی فوج نہیں ہے. آپ یہ کر لیں, چلے سمپل کا سوال ہے, سمپل. آپ کراچی کے لوگوں کو اختیار دے دیں گے اپنے فیصلے خود کریں. ابھی تک نہیں تھا. چلے آپ دے دیں. آپ ہیں ابھی تک نہیں تھا. پوچھ رہے ہیں آپ بتائیں. ابھی تک نہیں تھا. میں آ گیا کراچی کے لوگوں کے اوپر. آپ کا کہنا یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو یہ اختیار دے کہ اپنے فیصلے خود کریں, اپنا حساب خود کریں. یہ تو انارکی ہے, یہ کب کہا؟ پولیٹکس تو نہیں ہے. میں نے یہ کب کہا ہے؟ پولیٹیکل پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ میں نے یہ ابھی کہا ہی نہیں ہے. لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پارٹی میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اور اگر آپ خود مجبور ہیں کہ کراچی کے حالات ٹھیک کرنا, اس کا مطلب ہے پنجاب میں اگر قتل و غارت گری سب کراچی سے کہیں زیادہ ہے تو شہباز شریف صاحب استعفیٰ دینا چاہیے. بالکل بھی دینا چاہیے. کیوں نہیں ان سے پوچھتے ہیں ہم؟ ابھی کراچی والے حالات نہیں ہے نا وہاں پر. کیسے نے کہہ دیا یہ کراچی میں روز کراچی میں کل 14 لاکھ کراچی میں آج 7 سے زیادہ لاکھ. میں کسی طور بھی اس قتل و غارت گری کو جو ہے ہر حال میں مذمت کروں گا, اسی کارروائی کی بات کروں, لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے کہ ایم کیو کا چونکہ مینڈیٹ ہے یہاں سے, جتنی رسپانسبلٹی ہے کہ اتنی اتھارٹی ہمارے پاس نہیں, لیکن پنجاب میں جتنا مینڈیٹ مسلم لیگ میں ان کا اتنی اتھارٹی بھی ہے. سی ایم ڈی بیٹھا ہوا ان کا شہباز شریف صاحب, قتل و غارت گری پاکستان کے سندھ صوبے سے زیادہ ہے, استعفیٰ دے دیں. آپ کے پاس کوئی فگر ہے؟ ارے آپ کے پاس فگر ہونی چاہیے نا. پنجاب کی فگر کا ٹاپک نہیں تھا, میں نے پنجاب کے فگر اخبارات میں رپورٹ ہوتی ہے ایک شہر کی 150% سے زیادہ ہے کراچی اور سندھ کے مقابلے میں پنجاب. اچھا ٹھیک ہے. لیکن حالات کی خرابی کو درست کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, چیف منسٹر سندھ کی ذمہ داری ہے, وزیر داخلہ سندھ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول کریں. بہت آسان ہے. جب تک آپ کی کیا چلتی نہیں ہے, ایسا نہیں کہ آپ کہتے ہیں نا, دیکھیں آپ ایک بات آپ سمجھیں کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. کولیشن گورنمنٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہماری چلتی ہے ان کی چلتی نہیں ہے. کولیشن گورنمنٹ کے اندر مفاہمت کی بنیاد کے اوپر کولیشن ہوتی ہے, تو اس کولیشن گورنمنٹ کے اندر ایم کیو ایم کا جو رول ہے چلتی نہیں ہے, اس سے کیا مراد ہے کیا بس مجھے یہی تھا, یہ جو مفاہمت ہے نا یہی مار رہی ہے آج نہیں. یہ دیکھیں یہ انداز جو ہے نا اس بات کو روائنڈ اپ کرنے کا غلط ہے میرے حساب سے. پاکستان کے اندر ریاست کے اداروں کو حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے. اگر ریاستی ادارے کوئی بھی ایک چیف یہاں پر آ کر بیٹھ کر یہ بات کرے کہ اس کو پولیٹیکلی اس بات سے روکا جاتا ہے, تو اس پولیٹیکل اس ایڈمنسٹریٹو چیف کو چینج کر کے کسی ایسے کو لے کر آنا چاہیے جو کمپیٹنٹ. رحمان ملک صاحب ایک زمانہ آیا, آپ لوگ رحمان ملک صاحب سے بھی ناراض ہو گئے, باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی والے تو کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ پیپلز پارٹی کے نہیں بلکہ ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں. اور رحمان ملک صاحب جو کراچی آتے ہیں, جب بھی ان سے کراچی سچویشن پہ بات ہوتی ہے تو وہ مختلف کچھ بتا کے بھی چلے آتے ہیں, کچھ صورتحال کا حل بھی چلے جاتے ہیں, بہت سارے دعوے بھی کر دیتے ہیں, بہت ساری باتیں بھی کر دیتے ہیں. وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, کوئی حل نہیں ہوتا. ابھی رحمان ملک صاحب جب کراچی آئے تو پھر ان سے اسی قسم کے سوالات کیے گئے. اس کے انہوں نے کچھ حل بھی بتائے کہ یہ ہونا کیا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو کے بارے میں بھی انہوں نے کیا کہا. میں ذرا آپ کو سناتی ہوں, اس کے بعد واپس آئیں گے رضا صاحب کی جانب. حل اس کا یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا ہوگا اور اس کے لیے نفری یہاں پہ بڑھانی ہوگی, پیٹرولنگ بڑھانی ہوگی, کمیونٹی پولیسنگ کو لانا ہوگا, اور پولیس کو جو بھی کوئی پولیٹیسائزیشن ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. دے آر دا وے فارورڈ, اینڈ انشاءاللہ ہوپ فلی جس طریقے سے چل رہے ہیں ہوپ فلی ول بی ایبل ٹو گیٹ. مافیا ہو یا کلنگ والا ہو, ان کی نہیں چلے گی. دیکھیں میری الطاف بھائی سے بات ہوئی, انہیں بڑی کیٹیگوریکل انسٹرکشن دیے کہ پارٹی مل کے کام کرے گی اور کسی ٹارگٹ کلر کو یا کسی کو سپورٹ نہیں کرے گی, اور اگر ان کی پارٹی میں بندہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن آپ نے سنا رحمان ملک صاحب کو ایک بات انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دی کہ بار بار اظہار صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, اسی کو انہوں نے بھی اسٹینڈ کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ الطاف حسین صاحب سے بھی ان کی بات ہو چکی ہے, اگر ان کی پارٹی میں کوئی ایسا ہے, کوئی کرمنل ایلیمنٹ ہے یا ملیٹنسی گروپ ہے, ونگ ہے, آلدو کہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک آبزرویشن اپنی جگہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے, میں نے نہیں کہا, میں نے آبزرویشن نہیں ہے میم, نہیں میں نے ججمنٹ پڑھا ہوا ہے. وہ ججمنٹ نہیں تھا نا, وہ تو آبزرویشن. آبزرویشن ان کی نہیں ہے, انہوں نے کوٹ کیا ہے, وہ ایویڈنس ان کے سامنے اس کو کوٹ کیا ہے, ان کی اپنی آبزرویشن نہیں ہے.
किसी ने कहा है तो जजमेंट में जब जजमेंट टाइप होता है इसको जानना बहुत जजमेंट किया होगा, माना होगा, नहीं ऐसा भी नहीं। जजमेंट में ऐसा होता है कि जितने आर्ग्यूमेंट्स मेक किए जाते हैं सब कोट किए जाते हैं, आखिर में जजमेंट होता है। तो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट मेड बाय वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वाज कोटेड, नॉट एंडोर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्लियर करना पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज गुड, इट हैज बीन क्लियर एज वेल। पढ़ा तो मैंने भी था, लेकिन आपने अपने एंगल से पढ़ा, मैंने शायद अपने एंगल से पढ़ा। रहमान मलिक साहब ने जो कुछ हल बताए हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होगा, ये होगा, ये होगा, यही बात आप भी करें। 4.5 साल गुजर चुके हैं। रजा अरुण साहब, क्या आपने आज तक रहमान मलिक साहब से इतनी मुलाकातें की, हलीम भी खिलाए उनको 90 बुला बुला के, सदर जरदारी साहब से इतनी मुलाकातें की, कभी सवाल पूछा नहीं क्या होना था, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ? अगर इस सारे सिनेरियो में 4 साल में एमकेएम को अपने कारकुनान की लाशें ना उठानी पड़ी होती, अगर कहते हमने अपने लोगों की ना दफनाई होती, तो शायद मैं यहाँ बड़े मजे से उठकर आपसे बात करके चला जाता। ऐसा नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा शहादत हुई एमकेएम के कारकुनान की। मैं आज भी यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने अपने प्यारों को दफनाया है। हमने अपने प्यारों को दफनाने के बाद इस मुल्क के हालात को स्टेबल रखने के लिए हमने रिएक्शंस नहीं की, और हमने हमेशा जाकर ये कोशिश की कि जमहूरियत को तक़वियत पहुंचाने के लिए जो भी तरीक़ेकार है मुज़ाकरात के जरिए, जो इस वक्त हाकिम वक्त हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, उनके पास जाकर उन्हें गिरवान से रखकर बात करें। ऐसा नहीं है कि उनके हजारों साथी इस दौर में शहीद ना हुए हों। हमारे लोगों की गर्दनें कटी हुई मिली। यही तो मैं कह रही हूँ। आप पूछते हैं ना? नहीं, ये तो आप सोच रहे हैं कि नहीं पूछते होंगे, तो कमरे में बात करते हो नहीं सकता कि आप ना पूछें। ना हो सकता, नहीं हो सकता। जवाब क्या मिलता है? हल क्या इसका हल? जवाब क्या मिलता है? जवाब यही जो रहमान मलिक साहब ने दिया। और आप यकीन कर लेते हैं? नहीं, मैं क्या करूं? मैं पाकिस्तान के वजीर दाखिला और सदर पाकिस्तान की बात पे यकीन ना करूं, छोड़ दूं करना, तो अगले सदर का कौन यकीन करेगा? सदर पाकिस्तान के ओहदे की बात पे यकीन कर आ रहे हैं, विधायक वजीर दाखिला पाकिस्तान के ओहदे की बात पे यकीन करके आ रहे हैं। मैं किसी इंडिविजुअल की बात पे यकीन करके नहीं आ रही मेरी पार्टी। अब अगर कल वो एश्योरेंसेस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होती तो दे आर टू बी रिस्पॉन्सिबल। इनकी गर्दनों पे वो खून आएंगे जो कराची में हो रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है, ये लोग जवाब दें। मैं जवाब दूं हुकूमत के आस होने के नाते, लेकिन ये लोग बराह रास्त जवाब दें। आप इसलिए जवाब दें। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूं। देखिए 2002 से लेकर के 2007 तक इस सूबे की होम मिनिस्ट्री, गवर्नर विद पावर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे मेयर यहाँ पे थे। इस सूबे के अंदर जो है वो आपने टारगेट किलिंग का लफ्ज नहीं सुना होगा। ये सब हम भी 2-3 साल से सुन रहे हैं कि एक्टिविटी ज्यादा हो गई। मैं इसकी डिटेल में जा सकता हूं, अगर आप कोई प्रोग्राम एक रखें, सिर्फ इसके ऊपर रखें, तो वी हैव टू डिस्कस द फिनोमेना, वी हैव टू डिस्कस व्हाट्स बिहाइंड दिस। ये कोई 15 मिनट का 10 मिनट का टॉक शो का टॉपिक नहीं है। यहाँ पे अगर मिल जाती है तो कराची के हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम वी आर केपेबल, वी आर कॉम्पिटेंट, हम इसी कॉम्पिटेंसी के साथ सिंप्लीफाई करें ना, हम असिस्ट करने को तैयार। यही तो पूछ रही हूँ कि अगर एमकेएम को मिल जाती है तो कराची के हालात ठीक हो जाएंगे? बड़े डेंजरस कॉनोटेशन होते हैं जो जुमले अगर और मगर से शुरू होते हैं। मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन कर रही हूँ, होम मिनिस्ट्री आपको मिल जाती है तो आप लोग केपेबल है कराची के हालात ठीक? कराची के हालात शुरू करने के लिए चंद फॉर्मूलाज हैं जो हमने अपने त्यागियों को दिए और हम चाहते हैं वो लोग सारा नहीं कर रहे ना उनको फॉलो, जो आपने फॉर्मूलाज दिए आप कर पाते हैं। मैं अगर वाली सिचुएशन में कभी गुफ्तगू नहीं करता, मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि 2002 से 2007 देखिए अगर तो 2002 से लेकर 2007 तक अथॉरिटी के साथ हमारे पास पावर हो, आपको दिया है आवाम को, यदि ये बात हो गई ना, कर ली यानी अगर होम मिनिस्ट्री नहीं, देखिए आप एक अगर भी बात करें ना, ऐसी क्या बात है? अगर मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि आप हमेशा एमकेएम दोस्त करते हैं 2007 तक कराची में टारगेट के लिए नहीं होती थी, क्यों नहीं होती थी? क्योंकि होम मिनिस्ट्री एमकेएम के पास थी। नहीं, ये बड़ी गलत फिर कॉनोटेशन है ना, इससे 2 महीने निकल आते हैं। अब मैं तो ये बता रहा हूँ कि जब यहाँ पे कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए थे, उनके पास सोल्यूशन थे, उनके पास हल थे। जब शहर के अंदर आप कम्युनिटी पुलिसिंग को नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें है ना, मैं कह रहा हूँ आप डिस्कस करें। शहर में आप कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं लेकर आएंगे, शहर में आप शहरी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे जब तक कि आप शहर के अंदर एक अपना पूरा टूल्स रिसोर्सेज पुलिस के महकमे को नहीं छोड़ेंगे, पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। रेंजर्स की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें मिलकर मुझे बताया ना कि क्या दुश्मन या कराची के दुश्मन क्या इतने ताकतवर हैं कि एक स्टेट उनके सामने जो है वो कमजोर पड़ रही है? ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जो आपने वक्तन फवक्तन हुकूमत वक्त को दिया है और इन्हीं मिनिस्ट्रीज को दिया, लेकिन उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया तो कराची के हालात नहीं सुधर रहे। लेकिन
फिर मैं अगर कहूंगी तो आपको एतराज होगा, लेकिन माजी ये कहता है कि होम मिनिस्ट्री, माजी ये कहता है कि होम मिनिस्ट्री एमकेएम के पास ही कराची के हालात कंट्रोल में, तो हम ये समझ लेते हैं कि होम मिनिस्ट्री एमकेएम के पास। ठीक है, मुख्तसर से ब्रेक पहुंचे, ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो कराची की सिचुएशन को तो हमने डिस्कस किया ही है, एमकेएम की पॉलिटिक्स को भी डिस्कस किया है। अब मुझे डिस्कस करना है अपकमिंग इलेक्शन, अपकमिंग अलायंसेस। क्या इसी पीपल्स पार्टी के डिस्क्रेडिट अपने शोल्डर पे लेते हुए अगले इलेक्शन में जाएगी एमकेएम? और फिर एक सवाल मेरा वही होगा रजा साहब से कि आज अगर मैं से मुराद अवाम है, एमकेएम को वोट क्यों दे? और ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कराची की सूरत हाल पर, और कराची की सूरत हाल पर एमकेएम का क्या जवाब है, एमकेएम का क्या स्टैंड है, और एमकेएम के पास क्या फॉर्मूला है, ये आप तक पहुंचाया है रजा साहब ने। अब मुझे प्रोग्राम के आखिर में थोड़ी सी बात करनी है अपकमिंग इलेक्शन की। मेरा जो सवाल था ब्रेक पे जाने से कबल वो ये कि एक तो वही जो मैंने शुरू में पूछा था कि मैं यानी आप एमकेएम को वोट क्यों दें। सेकेंडली जो हमें मेन बात करनी है वो ये करनी है कि क्या पीपल्स पार्टी के तमाम वो डिस्क्रेडिट्स अपने शोल्डर्स पर लेकर ये एमकेएम अगले इलेक्शन में जा रही है? जी रजा साहब, आपने बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कर दिया कि एमकेएम को वोट क्यों दें। बड़ी लंबी फहरिस्त हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप सही मानों में इस मुल्क को बचाना चाहते हैं अब, और सही मानों में अगर आप सीरियसली जागना चाहते हैं, सही मासलों में अगर आप एक कौम की हैसियत से अपने आप को दुनिया में मनवाना चाहते हैं, अगर आपने ये सोच लिया है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी बुराई, और अग्री करते हैं जिनकी पोल फिलॉसफी से कायदरी गलताबाजी फिलॉसफी से कि इस मुल्क की सबसे बड़ी बुराई इस मुल्क का जागीरदाराना वडेराना सिस्टम, उसका खात्मा चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मुल्क में सही मानों में मिडिल क्लास रूल है जो कि इस मुल्क की तरक्की का जामिन हो, उसकी प्रोग्रेस का जामिन हो, अगर आप चाहते हैं इस मुल्क के अंदर मेरिट को बुनियाद बनाया जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने बड़े होने तक, बचपन से बड़े होने तक एक आजाद माहौल में तमाम तर सहूलियत के साथ बड़ा हो और वो इस मुल्क के अंदर एक बाइज्जत शहरी रहे, तो आपको एमकेएम को सपोर्ट करना चाहिए, कायदे अल्ताफ हुसैन भाई की फिलॉसफी विजन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने प्रूव करके दिया है। मैं खुद यहां जो आपके सामने बैठा हुआ हूं, मेरा खानदानी बैकग्राउंड सियासी नहीं है, मैं सियासी खानदान का नहीं। और एक बात आप और सोचनी है, पाकिस्तानी कौम को ये बात आप सोचनी है, कब तक हम खानदानी सियासत के पीछे भागते रहेंगे कि मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा, फिर मेरी बेटी ने भी आना है। मतलब मेरे खानदान के लोग रह गए। खानदानी सियासत का खात्मा अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सही मानों में कि आपकी आवाज असेंबली तक पहुंचे, तो अगर आप इन सब चीजों पे हाँ कहते हैं, तो अगर आप एमकेएम को वोट नहीं भी देना चाहते, तो मैं ये कहूंगा कि एमकेएम उस फिलॉसफी से एग्री करते हुए अपने दरमियान से मिडिल क्लास की लीडरशिप को निकालें, खुदा के वास्ते उसको असेंबली में पहुंचाएं, इस मुल्क की तकदीर बदलने का मतलब इलेक्शन कैंपेन में भी टाइम है, इलेक्शन कैंपेन में अगर मेरे सामने रजा साहब बैठे ना हो और मुझे सिर्फ कानों में आवाज आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है पीटीआई भी से भी यही बात करती है, पीटीआई के लोग बड़े यूथ इसकी तरफ जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि मुल्क की तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर आने वाले वक्त में सामने आएगी। अल्लाह उनको जो है वो अपने मकसद में कामयाब करे, अगर नेक मकासद हैं और अगर नेक मकासद में कामयाब करे, अगर वाकई वो जागीरदारों वडेरों का खात्मा चाहते हैं, तो दे मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट एफर्ट इन द लीडरशिप। अगर वो चाहते हैं कि मुल्क में मिडिल क्लास का रूल हो, तो अच्छी बात है। मैंने तो कहा ना कि अगर आप एमकेएम में नहीं भी वोट देना चाहते, अगर आप नहीं, और अगर आप पाकिस्तान का भला किसी और तरह देखते हैं, एमकेएम तो अपने तौर पर कोशिश कर रही है, तो खुदा के वास्ते में दरमियान से मिडिल क्लास देखिए की आपको ये लगता है कि ये तमाम बातें पीटीआई में नहीं है, पीटीआई मिडिल क्लास किसी भी जमात, कोई भी जमात, पाकिस्तान की कोई भी जमात, जो जमात मिडिल क्लास लोगों को प्रमोट करे, पढ़े लिखे लोगों को प्रमोट करे, उनको लेकर आए, आप मिडिल क्लास को सपोर्ट करें, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की तरक्की का जामिन अगले इलेक्शन में मिडिल क्लास लीडर को भी। लेकिन अब मुझे दूसरे पार्ट, अगर आपने वही काम किया, मैं दूसरे पार्ट पर हमारे पाकिस्तान की जमात हमेशा क्या पीपल्स पार्टी की जो बैड गवर्नेंस के तमाम डिस्क्रेडिट्स अपने शोल्डर में लेकर, अपने शोल्डर पर रख के नेक्स्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही है? एमकेएम इज अ कोलिशन पार्टनर, और हम अपनी जिम्मेदारी, जितने हमारे अख्तियारात हैं, जितना हमारा रोल है, उसकी जिम्मेदारी हम बिल्कुल अपने कंधों पर लेकर जाएंगे, और हम लोगों को बताएंगे हमने क्या काम किया, किस काम को हमने अपोज किया। जब निजाम अदल का बिल का वक्त है, एनआरओ पर वोटिंग का वक्त है, इसी तरह और ऐसी चीजें आई जिनकी हमने असेंबली में खड़े होकर उसकी मुखालफत की है, गवर्नमेंट का पार्ट होते हुए भी। लिहाजा हम और हमारा जमीर बहुत मुतमईन है, हम फिर आवाम के पास जाएंगे, हमारे काम है, के बिल पे भी मुतमईन है, हमारा जमीर हर चीज से मुतमईन है जिसने सोच समझ के फैसले किए हैं, और हमने वो फैसले किए हैं जो जमहूरी रवायत के मुताबिक हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब इस तरह के फैसले किए जाते हैं तो वो चीजें फिर चैलेंज भी हो सकती हैं, या जो चीजें इनको पसंद नहीं है, लेकिन जमहूरी तरीका यही है।
اور جمہوری طریقے کے تحت جو بھی چیز چلے گی آئینی طریقے سے MKM اس کو سپورٹ کرے گی. مطلب میں نے کیونکہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا بل کا ذکر کیا جو ریسنٹ MKM نے بھی اس کو پاس کروایا اپلاسی کے ڈیول نیشنلٹی کے اوپر, کیا آپ کا ضمیر اس بات پر بھی مطمئن ہے کہ میں حلف اٹھاتی ہوں کہ میں امریکہ کی وفادار رہوں گی, اور میں حلف اٹھاتی ہوں کہ اگر مجھے جنگ کرنی پڑی تو میں اس ملک کے خلاف ہتھیار بھی اٹھاؤں گی؟ کیا اس سے بھی آپ کا ضمیر مطمئن ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارا آئین پاکستان ڈیول نیشنل کو کوئی گورنمنٹ کا عہدہ ہونے سے روکتا ہے؟ الیکشن لڑنے سے روکتا ہے؟ نہیں, گورنمنٹ کا کوئی اعلیٰ الیکشن لڑنے سے روکتا ہے. گورنمنٹ میں میرے سوال کا جواب دینا, وفاداری کی بات آئی نا, الیکشن ایک طرف رکھ دیں. الیکشن کیوں نہیں ہمارا نہیں تو الیکشن میں کیا اعتراض ہے, پھر کیا اعتراض ہے؟ میرا آرگومنٹ سن لیں, اگر اس کو الیکشن لینے سے روکتا ہے تو اس کو عہدہ لینے سے بھی روکے. آپ کا تو یہ تھا کہ میرا وعدہ میرا حلف اور جنگ ہو جائے, تو بھائی وزیر داخلہ صاحب یا کوئی اور صاحب یہ بشیر بن کے اگر بیٹھیں گے, مشیر بننے سے تو آئین نہیں روکتا. آئین امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, مجھے کیا پتا, کرنا چاہیے. آپ کو کیوں I am all for doing elections to running parliament, being parliamentarian, being اچھا مجھے بتانا ایسی سنیں, میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کی وفاداری کو چیلنج کرنے؟ آپ لوگ ہیں بہت کنٹری سے, مجھے کیسے پتا؟ آپ نے بڑا مطلب اب تک ساری کی ساری برائیاں جو پاکستان میں ہوئی ہیں, سارے ماشاء اللہ جو پاکستان میں لگے ہیں, سارے جو غلط فیصلے ہمارے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحبان نے ذکر کیے, تو سب ڈول نیشنل تھے. ہمارے ملک کی تباہی کی تباہی کی ساری ذمہ داری ڈول نیشنل ہے. جب 10 بلین اور 13 بلین ڈالر بھیجنے کا وقت آتا ہے تو آپ ادھر دیکھتے ہیں, جب ہر ایک کو اپنے ہسپتال اور اسکولوں کے لیے چندہ لینا ہو تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. پھر ان کی اپنی اولاد اگر ان کے سامنے کھڑی ہوگی کسی جنگ میں تو وہ کیا کریں گے؟ ان کی اولاد نہیں ہے ڈول نیشنل. تو ہمیں آرگومنٹ اتنی آواز سے کرنا چاہیے ہمیں آرگومنٹ اتنے جتنا کہ اس کی اجازت ہو. اب آپ کے ملک کا ابھی آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ کا ضمیر پر بھی مطمئن ہے؟ کس پر؟ یہ دونوں بلز پر. آپ نے ایک بات کری, میں نے تو کہا کہ دیکھیں ہر اس نیشنل کو جو پاکستانی نیشنل ہے, آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کی نیشنلٹی پر اس کی لائلٹی پر شک کریں. ہوا رہی میں نے تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے الیکشن کانٹیسٹ ہی نہیں کرتا. وہ لیکن ایڈوائزر ضرور بن سکتا ہے. ایڈوائزر بن سکتا ہے. پھر آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ اٹس اے جوک. پھر آپ نے امینڈمنٹ کر لیں. وہی تو امینڈمنٹ دی ہے میم. نہیں اس سے آپ خلاف ہو. میں نہیں خلاف ہوتی نا, میں بھی خلاف ہوتی, میں تو صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہ رہی تھی. اگر چلے کہ آپ پارلیمنٹرین نہیں بنانا چاہ رہے, لیکن وہی آدمی یا وہی شخص جو ہے آپ اس کے فیور میں نا, اچھی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آرگومنٹ ہے نا, مطلب ڈبیٹ کریں کہ ایک آدمی پارلیمنٹرین تو نہیں بن سکتا. اس کی وجہ سے میں نے صرف یہ آپ سے کہا تھا, میں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم لوگ پروگرام میں آئے نا, تھوڑا ہمیں موقع دیں. اب تو روز ہی بولیں گے سویا میں, ہمیں آج کی بات ہے. میرا سوال آپ نہیں, سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں نا آپ کو کہ ایک آدمی پارلیمنٹرین تو نہیں بن سکتا, لیکن وہی آدمی یا وہی شخص ایڈوائزر بننے سے کانسٹیٹیوشن نہیں روکتا. اسی پوسٹ پہ اسی پاور کے ساتھ اسی اتھارٹی کا وہ آدمی بیٹھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوشنلی اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. جب کانسٹیٹیوشن بنانے والوں نے اس چیز کو نہیں روکا تو آپ اس آرگومنٹ کو کیسے میک کر رہے ہیں کہ اس کی لائلٹی پہ شک کر رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن میں اس امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ کوئی مشیر بھی نہیں بن سکتا. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تو وہ کرے گی نا, تو کریں لائن. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں آنے والے الیکشن کب ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے حساب سے تو اپنے وقت پہ ہونے چاہیے, تاکہ جب تک اپنے وقت پہ الیکشن ہوتے رہیں گے تو وہ سائیکل جو ہے ڈیموکریسی کا وہ اچھی طریقے سے کمپلیٹ ہو. بلدیاتی الیکشن آپ لوگ وقت پہ نہیں کراتا؟ میں تو چاہتا ہوں کل ہو جائے. آپ کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں نا. میری خواہش تو رہے گی نا, کرا نہیں پائے. کیا کروں, میرے پاس پاور نہیں ہے. آپ ابھی بھی چاہتے ہیں سپریم کورٹ آرڈر کر دیا, اس کے باوجود نہیں ہو رہا ہے. کافی نیگوشیشن بھی پچھلے کچھ دنوں سے چاہتا ہوں کل ہو جانا, تو سسٹم تیار ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اپنے الیکشن جو اگلے آنے والا الیکشن ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے, اس میں کوئی ڈسٹربینس نہیں ہوگی, کر سکتے ہیں. یہ سب تو مطلب ایزیوم کرنا چاہیے نا پاکستان میں دستخط اندازی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونی چاہیے, تاکہ یہ جو ایک سائیکل ہے نا پورا سارے کو گورنمنٹ کرنے دیا جائے, وہ سائیکل پورا ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن وقت سے پہلے الیکشن کرنا کوئی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رضا ان کا, ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا, ہمارے تمام ترین سوالات کے جواب دینے کا. ایک سوال جو میرا ہمیشہ ہوتا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے, تو جواب میرے پاس ہمیشہ یہی آتا ہے کہ وقت پہ ہونے چاہیے, لیکن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ جواب میرے پاس ابھی تک نہیں آیا. بہرحال دیجیے پروگرام ہے, کوئی جواب سنا دیں, نظر کو اجازت. اللہ حافظ.